हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के बारे में। कैसे मैंने आंसर राइटिंग की थी बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे मैंने पूरे मार्क्स स्कोर किए थे और क्या टिप्स हैं जो आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूरे मार्क्स चाहिए। तो बहुत सिंपल से टिप्स होती है यार जो आपको फॉलो करनी होती है। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग में रखनी होती है और साथ के साथ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल भी दिमाग में रखनी ही नहीं है, यानी करनी ही नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये शीट है जो मैंने पूरी आप लोगों के लिए लिखी है, जिसमें मैंने आपको पूरा 5 मार्क 4 मार्क क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, कहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं, कहाँ पे टेबल्स बनानी है, वो सारी चीज़ें आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। 2 रिक्वेस्ट है यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एक तो ये कि अगर आप लोग चैनल में ऑलरेडी मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। मैंने बोर्ड सीरीज स्टार्ट की जहाँ पे पर डे कोई ना कोई कॉन्टेंट आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं पर डे आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगी जो आपको सॉल्व करना होगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पेपर प्रेजेंटेशन जो इंग्लिश का है वो आपका एग्ज़ाम 27 को है, जिसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मेरे बोर्ड्स में फुल मार्क्स स्कोर किए थे इंग्लिश में। इसके पीछे 2-3 रीजंस होते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ समथिंग दैट रियली मैटर्स इन द एग्जामिनेशन। तो जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो होता है कि कई बच्चे ये मार्जिन ड्रॉ नहीं करते हैं। अब इस मार्जिन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक कर रहा होता है तो उसको मार्क्स डालने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है। तो अगर आप मार्जिन ड्रॉ नहीं करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाएँ। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आपके पास एक राइट मार्जिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं या कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर होता है तो ये LOL फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे मैंने बताया है कि सेंडर्स एड्रेस फिर LOL यानी कि लीव 1 लाइन, फिर डेट, फिर लीव 1 लाइन, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर अगेन लीव 1 लाइन, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं आप, लीव 1 लाइन करते हैं। आपको अपने नोटबुक को कन्वीनियंट बनाना है एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए, ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि वो आपको एज अ स्टूडेंट नहीं जानता। तो जो भी आपकी नोटबुक होगी दैट विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिखते हैं, कई बच्चों का ये अजम्पशन होता है, उन्हें ये अज्यूम कर रखा है कि हमें लेटर एक ही पेज में फिनिश करना होता है। इट्स नॉट अ रूल। तो आपका कंपल्शन नहीं है कि आपको वो लेटर एक ही पेज में फिनिश करना है। यू कैन टेक इट टू अदर पेज ऑल्सो, और उस पेज में आप इसको इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। आप कहीं पर भी लेटर में कॉमास नहीं लगाएंगे बिकॉज इट वॉज कंसिडर टू बी एन ओल्ड मेथड, और अब कहीं पर भी आप एपिस्ट्रॉफ या कॉमास नहीं यूज़ करते हैं अपने लेटर में। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने सेक्शन को चेंज करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे सेक्शन बी में स्विच किया, तो यू नीड टू हाईलाइट दैट सेक्शन कि भाई ये सेक्शन बी है। सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते बच्चे आंसर लिखने में। आपको अपने लेफ्ट हैंड मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखना है, इट हैज़ टू बी ब्लैंक। अगर आपको आंसर भी लिखना है तो आप हमेशा उसको लाइन के दूसरी साइड लिखेंगे कि आंसर, फिर ऐसे करके ए आंसर। अगर आपने ए ऑप्शन पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको ए को हाईलाइट करेंगे ताकि टीचर को पता चले। इस मार्जिन पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं ना, यहाँ पे आंसर ए, तो ये इस साइड की मार्जिन और इस साइड की मार्जिन को रहने दो। वॉट एवर वर्क यू हैव टू डू, जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 2 मार्जिन्स। यहाँ पे आपने आंसर ए लिखा। जब भी आपके लिटरेचर क्वेश्चंस में चैप्टर का नेम आता है, राइटर का नेम आता है, मेक श्योर टू अंडरलाइन इट। हमेशा जो भी आप अंडरलाइन करने हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है। जहाँ पर भी आपने कुछ अच्छी वोकैबुलरीज यूज़ की है, किसी के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताया है, तो आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। लेट्स से हरी सिंह जो क्या था, एक आर्टफुल पर्सन था एंड एट द सेम टाइम ही वॉज टू स्मार्ट, तो यू नीड टू अंडरलाइन दिस थिंग। अच्छा, आप आंसर जब स्विच कर रहे होते हैं तो मेक श्योर करो कि आप उसके बीच में लाइंस दो, जैसे मैंने दिया है। तो जब भी आप दूसरे आंसर पे जाते हैं तो 2 लाइंस का मार्जिन होना इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 मार्जिन रूल क्यों होता है? लेट से आपने आंसर लिखा, आपको कुछ एक ऐसा सेंटेंस याद आया जो आप ऐड कर सकते हैं आंसर में, तो आप यहाँ पे एडिशंस डाल सकते हैं। दूसरा, जब टीचर चेक कर रहा होता है तो वो स्किप ना कर ले कि यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल एडजस्ट करके लिखेंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि ये सेम ही आंसर है, वो उसको चेक कर देगा। तो स्पेस यहाँ पे बिल्कुल आप 2-2 लाइन के स्पेस को छोड़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार, जो मैंने बहुत बच्चों को करते देखा है, उनको लगता है एग्जामिनर बेवकूफ़ है, वो एक ही आंसर को 2 बार अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है कि 2 बार मार्क्स मिलेंगे, उसमें एक भी बार पे मार्क्स नहीं मिलते। ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरा, जब आप हॉल में गए तो मेक श्योर आप टीचर से पूछ ले वेदर ब्लैक पेन इज़ अलाउड और नॉट। कॉलेज लेवल पे अलाउड होती है, बोर्ड्स लेवल पे यूजुअली अलाउड नहीं होती है, बट आप अपने हेडिंग्स और सब हेड्स को ब्लैक से डाल सकते हैं, लेकिन आप अंदर लिखने के लिए कुछ भी ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब भी आप ग्रामर पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं, जब ग्रामर पोर्शन अटेम्प्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे एक हेड होना चाहिए ग्रामर। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है इन वाले मार्जिन्स की, ये हम हमेशा रोमन गलत लिख जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपने 2 कर दिया और ऑप्शन बी कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन का आंसर है बच्चे, वही ऑप्शन आपको क्लियरली लिखना है, उसके आगे वही
आंसर करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया थर्ड वाला हम ग्रामर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि आपके हिसाब से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब टीचर को आपने यहाँ पे मार्किंग नहीं दे रखी, उसको क्या पता कि ये फर्स्ट का बी आंसर सही है कि सेकंड का बी आंसर सही है या थर्ड का ये आंसर सही है। तो उसके लिए आपको ये प्रॉपरली लिखना है। ये गलत हो गया तो यहाँ पे अगर आपका आंसर सही भी है तो वो गलत हो जाएगा। इस केस में टीचर आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये पूरे के पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आपके पास ग्रामर में एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ एरर एंड करेक्शन। एरर एंड करेक्शन में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ चेक बॉक्स, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आता कि एरर कौन सा है, करेक्शन कौन सा है। एक ऐसा सा क्रॉस टैब बनाओ, यहाँ पे लिखो एरर, यहाँ पे लिखो करेक्शन, वट एवर एरर ये बैलेंसिंग और जो करेक्शन है बैलेंस, और यहाँ पे आपको मिल गया 1 मार्क्स। ठीक है, एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जब आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर है या शॉर्ट आंसर है, उन आंसर्स में आपको अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। ये हमेशा याद रखना। अगर वर्ड लिमिट 30 to 40 है, अगर आप देखोगे मेरे शॉर्ट आंसर्स हैं, मैंने शॉर्ट आंसर्स को मिनिमम 5 लाइन्स और मैक्सिमम 6 लाइन्स में सम अप किया है, उससे ज़्यादा आपको नहीं एक्सटेंड करना है। इस केस में आपको टीचर ये पूरे एग्जाम्स चेक करेगा, वो देखेगा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, आपने वोकैबुलरीज़ को यूज़ किया है, आपके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो क्वेश्चंस में हैं। इस हिसाब से आपको पहले सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए मिलते हैं 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स मिलते हैं आपको आपके प्रेजेंटेशन और टेक्निक के लिए, तो वो होते हैं, और ऐसे आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। कई बार होता है कि टीचर ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे क्वेश्चंस में 2-2 मार्क्स लगाता चले जाता है, और लास्ट में अगर 5 मार्क्स हैं तो वो जो अगर 15 मार्क्स के बनते हैं तो आपको 10 ही मिलते हैं, क्योंकि आपने इंडिकेट तो ठीक किया होता है, आपके आंसर्स तो ठीक होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बुरी होती है, प्रॉपर वोकैबुलरीज यूज़ नहीं करते, उस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। बाय बाय।